अंकुश एक बहुत ही गरीब लड़का था। वो एक छोटे से घर में अपनी माँ सरिता के साथ रहता था। अंकुश के पास कुछ भी नहीं था। वो यहाँ वहाँ घूमकर अपने लिए काम देखा करता था और कुछ छोटा मोटा काम मिलने पर वो थोड़े बहुत पैसे कमाता था। अंकुश की कमाई से ही उसका घर चलता था। ऐसे ही एक दिन अंकुश की माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और यूं ही एक दिन अंकुश जब काम करके घर आता है तो सरिता कहती है, बेटा मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से ही आज तुझे इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। माँ, आप क्यों माफी मांग रही हो? गरीबी हमारी किस्मत में ही है, तो क्या दोष देना। हाँ, लेकिन मैं तेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती हूँ कि तू काम से थका हारा आए और मैं खाना बना सकूँ। तू बाहर का काम भी देखता है और घर का काम भी देखता है। हाँ तो क्या हुआ माँ, किसी पराये के लिए नहीं बल्कि अपने लिए ही कर रहा हूँ। आप खामखा परेशान होना छोड़ दो, कभी तो हमारे दिन भी सुधरेंगे। बेटा मैं तो बोलती हूँ तो शादी कर ले, घर में बहू के साथ साथ लक्ष्मी भी आ जाएगी और तुझे काम में भी मदद हो जाएगी ना। सही बोल रही हूँ मैं? नहीं माँ, यहाँ हमारे खाने पीने का तो कोई ठिकाना नहीं है और ऐसे में मैं शादी कर लूँ तो क्या खाएंगे और उसे क्या खिलाएंगे। रहने दो माँ, ये ठीक नहीं रहेगा। बेटा हम दोनों का भी तो गुजारा हो ही रहा है ना, ऐसे ही बहू का भी हो जाएगा। तू शादी करने से पहले ही इतना परेशान हो रहा है, क्या पता बहू के शुभ कदम पड़ते ही हमारे काम भी बनने लगे। नहीं माँ, जिस बात का मुझे खुद ही भरोसा नहीं है उस बात के लिए मैं किसी को कैसे ला सकता हूँ। और अगर कभी हमारे घर के हालात ठीक हुए तो आपकी मर्जी से मैं शादी भी कर लूंगा। अंकुश को शादी करने से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन उसे उसकी गरीबी से बहुत परेशानी थी, जिसके लिए वो बहुत मेहनत तक करता था। एक दिन अंकुश काम की तलाश के लिए जाता है, तभी वहाँ उसे कुर्सी पर बैठी एक लड़की प्रीति आवाज लगाकर बुलाकर कहती है, आप जरा मेरे लिए पानी ले आएंगे? वो क्या है ना, मैं यहाँ बहुत देर से बैठी हूँ, प्यास लग रही है मुझे। मैडम, आपको इतनी ही प्यास लगी है तो आप खुद भी तो जाकर पानी ले सकती हो ना, मेरी क्या जरूरत है। वैसे भी मुझे देर हो रही है जाने के लिए और आप अपने काम के लिए मेरा समय बर्बाद कर रही हो। वो क्या है ना? आप कुछ मत बोलिए, मैं अभी पानी ले ही आता हूँ। जितने में आप कुछ बोलोगी उससे पहले मैं आपके लिए पानी भी ले आऊंगा। आप यहीं रुकिए, मैं पानी लेकर आता हूँ। अंकुश प्रीति के लिए पानी लेकर आता है और उसके बाद वापस से काम के लिए निकल जाता है। आज कुछ अलग हुआ था। जहां अंकुश को इतने दिनों से कोई काम नहीं मिल रहा था, वहीं आज अंकुश को एक बहुत ही अच्छी नौकरी मिल जाती है। नौकरी मिलने की खुशी में अंकुश अपनी माँ के लिए मिठाई लेकर घर आता है और अपनी माँ को मिठाई खिलाकर कहता है, माँ ये लो, मुंह मीठा करो, आज वो हुआ है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। ऐसा भी क्या हो गया, बता तो सही, तो इतना खुश क्यों है? माँ मेरी नौकरी लग गई है और पोस्ट भी बहुत अच्छी है। आपको पता है मैं जब नौकरी के लिए जा रहा था ना तो मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई थी। तो क्या हुआ, उस लड़की ने नौकरी दी क्या? नहीं माँ, उस लड़की से मुलाकात की वजह से मैं नौकरी के लिए देर से गया, लेकिन फिर भी मुझे ये नौकरी मिल गई। मुझे तो ये लग रहा है कि वो लड़की मेरे लिए खुशी का दरवाजा है। वजह कोई भी हो, लेकिन मेरे लिए तो यही बहुत खुशी की बात है कि तुझे नौकरी मिल गई। अंकुश नौकरी पाकर बहुत खुश था। वो खूब मन लगाकर काम भी करता था और वहाँ से अच्छे पैसे भी कमाता था। और कुछ समय बाद जब अंकुश के हालात ठीक हो जाते हैं तो वो अपना काम शुरू कर लेता है। लेकिन अंकुश का अपना काम बहुत नुकसान में चल रहा था और अब वो बहुत ज्यादा परेशान भी रहने लगा था। जिसके बाद ऐसे ही एक दिन वो काम से अपने घर लौटता है। तभी रास्ते में आने वाले एक रेस्टोरेंट में प्रीति को बैठे हुए दिखता है और उससे मिलने जाता है। प्रीति से मिलने के बाद से अंकुश का बिगड़ा काम वापस ठीक चलने लगता है और अब वो अपनी गरीबी से बाहर आकर एक अमीर आदमी बन जाता है। अंकुश को प्रीति पसंद आने लगती है, बिना ये बात जाने कि प्रीति लंगड़ी है। अंकुश अपनी माँ से प्रीति के बारे में बात करता है और कहता है, माँ मैं उस लड़की से ही शादी करना चाहता हूँ जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। मुझे कोई परेशानी नहीं है, अब तो वैसे भी हम अमीर हो चुके हैं, पैसे सब है हमारे पास। बहू आएगी तो उसको भी कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। कभी घर ले आ, उससे मैं भी बात कर लूंगी। आज तक जब भी मिला हूँ वो कहीं न कहीं बैठी ही मिलती है। अब तो मुझे वो पसंद भी है, मैं कल ही उसे बात करके घर बुला लेता हूँ। अंकुश को प्रीति इतनी पसंद आती है कि वो उसे शादी के लिए पूछता है, लेकिन तब अंकुश को पता चलता है कि प्रीति लंगड़ी है। तब भी अंकुश शादी से पीछे नहीं हटता और उसे लेकर घर आता है, जहाँ सरिता प्रीति को व्हीलचेयर पर देखकर कहती है, ये किसे ले आया है घर पर? तू तो वो लड़की को लाने वाला था ना जिसे तू पसंद करता है। हाँ माँ, ये वही लड़की है प्रीति, ये चल नहीं सकती है। क्या
तू मेरी बहू एक लंगड़ी को बनाना चाहता है? अरे जिसके पैर ही नहीं है वो क्या तेरी जिंदगी में कदम रखकर तुझे खुशी देगी? माँ ये सब कुछ मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बस इतना ही पता है कि जब से प्रीति से मिला हूँ मेरी पूरी जिंदगी ही बदल गई है। आंटी जी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं अमीर अंकुश को अपना पति नहीं बनाऊंगी। ये तुम क्या बोल रही हो? माँ की बातों को दिल पर मत लो, वो तो बस ऐसे ही बोल रही हैं। नहीं, माँ जी की बात बिल्कुल सही है। आप इतने अमीर हो और मुझसे शादी करोगे? मैं एक लंगड़ी हूँ, आपको तो कोई भी अच्छी लड़की मिल जाएगी। देख, तुझसे ज्यादा अकल तो इस लंगड़ी में है। बिल्कुल पते की बात बोल रही है ये। माँ आप क्यों बोल रही हो? आपको नहीं पता, आज हम जो भी हैं ना वो बस प्रीति की वजह से हैं। आज तक जब भी मैं प्रीति से मिला हूँ ना तो हमेशा मेरे साथ कुछ अच्छा ही हुआ है, और ऊपर से प्रीति का स्वभाव भी कितना अच्छा है। आप मना मत करो ना माँ जी। ये सब कुछ नहीं होता। तेरी मेहनत का कोई मोल नहीं है क्या? इस लंगड़ी की वजह से कुछ नहीं हुआ और तू अब इसके नाम की माला जपना बंद कर। सरिता अंकुश को शादी से साफ मना कर देती है, लेकिन अंकुश अपनी माँ की बात नहीं सुनता और अपनी माँ की मर्जी के बिना ही प्रीति से शादी कर लेता है। और वो प्रीति को अपने घर लेकर आता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ मुझे पता है आपको हमारी शादी से परेशानी है, लेकिन मुझे प्रीति बहुत पसंद है। पक्का इस लंगड़ी ने तुझे फंसाया है। अमीर लड़का देखा नहीं कि दुखड़ा गाने लगती है। अच्छे से जानती हो इन जैसी लड़कियों को। माँ ये अभी इस घर की बहू है और आप अपनी ही बहू को ऐसे बोल रही हो। जब तूने अपनी मर्जी से शादी कर ही ली है तो अब मेरे आगे बोलने से क्या ही हो जाएगा। सरिता प्रीति को अपनाती नहीं है, लेकिन प्रीति अब अंकुश की बीवी बन चुकी थी। प्रीति लंगड़ी होने के बाद भी अपनी सास का दिल जीतने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी सरिता पर इन सब चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ दिनों बाद अंकुश की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो बिल्कुल भी ऑफिस जाने के लायक नहीं रहता। ये सब देखकर काम बंद ना हो जाए ये सोचकर प्रीति ही घर को, ऑफिस को, अंकुश को, सबको संभालती है। कुछ दिनों बाद जब अंकुश की तबीयत थोड़ी ठीक होने लगती है तो अंकुश प्रीति को अपनी माँ के आगे लाकर बोलता है, माँ अब आप नहीं बोलोगी? अब जब हम दोनों ही काम को संभालने के काबिल नहीं थे तो बस प्रीति की वजह से आज हमारा काम भी चल रहा है। आप ये सब क्या बोल रहे हो? मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ। अब घर वालों को परेशानी में देखकर मैं मदद नहीं करूंगी तो कौन करेगा? बहू, अंकुश सही बोल रहा है। मैंने भी देखा है जिस तरह से तूने घर को संभाला और काम भी संभाला, वैसे कोई और होती तो नहीं कर पाती। हाँ माँ, आपने प्रीति को लंगड़ी बोला है, लेकिन इसने फिर भी कभी अपनी इस कमजोरी को कमजोरी नहीं समझा। हाँ बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने ही तुझे गलत समझा, लेकिन तूने पुरानी बातों को हमारे आज में नहीं लेकर आई और सब अच्छे से संभाल लिया। सरिता को अपनी गलती समझ आती है और वो माफी भी मांगती है। साथ ही सरिता अपने बेटे की लंगड़ी बीवी को खुशी खुशी अपना लेती है। सोमपुर गांव में अचानक कुछ विचित्र सी घटनाएं शुरू हो चुकी थी, जिसे देखकर सभी गांव वाले काफी परेशान और डरे सहमे हुए थे। सभी गांव के एक खाली मैदान में एकजुट होकर बातें कर रहे थे, जहां मोहन कहता है, सरपंच जी, वो चुड़ैल हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगी। गांव वालों, ये वक्त जोश में आकर होश खोने का नहीं, बल्कि होशियारी और समझदारी से काम लेने का है। रावण के 10 सर थे, फिर भी उसकी भी कमजोरी थी। सरपंच जी सही कह रहे हैं। इंसान जिंदा हो या मरा हुआ हो, उसकी कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। उस चुड़ैल की भी कोई कमजोरी जरूर होगी। कौन है ये चुड़ैल जिसके कारण गांव के सभी लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें और दिल में डर समाया है? आइए जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं। सोमपुर नामक एक छोटा सा गांव था, जहां के लोग काफी मेहनती और खुशहाल थे। गांव के सभी लोगों का जीवन काफी खुशहाल और सुख शांति से गुजर रहा था। पर गांव की शांति और सुकून तब खत्म हो जाते हैं जब एक दिन गांव में एक भयानक चुड़ैल कदम रखती है। चुड़ैल के कदम रखते ही वहां का वातावरण दूषित हो जाता है, जिसके साथ गांव के सभी पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं। साथ ही तेज तूफान का झोंका देखकर गांव वाले अपने अपने घरों के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेते हैं, जिस पर चुड़ैल कहती है, ये सब मुझसे ऐसे डर कर क्यों भाग गए? अरे मैं कोई नरभक्षी चुड़ैल थोड़ी ना हूँ जो तुम्हें मार कर तुम्हारा खून पी जाऊंगी। ये बरगद का पेड़ तो बड़ा घना है।
चुड़ैल बरगद के पेड़ के ऊपर बैठकर गांव के चारों ओर देखते हुए कहती है, कितना अच्छा लग रहा है ये सुकून। चुड़ैल होकर भी इंसानों जैसा सुख भोग रही हूँ। शाम ढलने के साथ रात हो जाती है और चुड़ैल कहती है, भूख लग गई, क्या खाऊं, कहाँ जाऊं? मुझे इंसानी मांस नहीं खाना। बहुत ही बढ़िया खाने की खुशबू आ रही है। लगता है गांव वाले मेरे लिए स्वादिष्ट भोजन पका रहे हैं। आज तो मेरी दावत है, जमकर खाना खाऊंगी। चुड़ैल पेड़ से नीचे उतरकर खाने की आ रही खुशबू को सूंघते हुए एक घर में जा पहुंचती है, जहां चुड़ैल के भयानक रूप को देखकर उस घर में रहने वाली कविता नाम की औरत डर के मारे कांपते हुए बोलती है, अरे मोरी मैया, आ बचाओ कोई हमके। अरे हमरे घर में चुड़ैल घुसाई है, भगवान रक्षा करो हमरी। मैं तो तुम्हारा बनाया ये स्वादिष्ट खाना खाने आई हूँ। चिल्लाओ मत, वरना गांव के बाकी लोग आ जाएंगे। मुझे इंसानी मांस बिल्कुल पसंद नहीं है, सच में। डरी सहमी हुई कविता चुड़ैल से डरकर पीछे हटते हुए जली हुई लकड़ी अपने हाथ में लेकर गांव वालों को भी आवाज लगाने लगती है, जिसे देखकर चुड़ैल बौखलाकर कहती है, मूर्ख औरत, तुझे मेरी बात समझ नहीं आई? मैं तुझे प्यार से समझा रही थी ना। अब मैं पहले तुझे मौत के घाट उतारूंगी, उसके बाद खाना खाऊंगी। अरे गांव वाले कहाँ हो? जल्दी आओ, अपन गांव में चुड़ैल घुसाइल है। गुस्से में आग बबूला हुई चुड़ैल अपने लंबे हाथों से औरत का गला पकड़कर उसे अपने लंबे नाखूनों से मार रही होती है। अरे छोड़ हमरा गला, दुष्ट चुड़ैल। आ चुड़ैल कविता को मौत के घाट उतारकर उसका बनाया खाना खून से सने हुए हाथों से बेढंगे और अजीबोगरीब तरीके से खाकर उसकी तारीफ करते हुए बोलती है, जो मजा इंसान के बनाए खाने को खाने में है, वो इंसान को खाने में कहाँ। ना जाने क्यों ये नरभक्षी चुड़ैलें इंसानों का खून पीती है। समय गुजरता है, जिसके बाद चुड़ैल अब गांव के हर शख्स को दिखने लगती है और जो कोई उसकी बात नहीं मानता और उससे डरता तो वो उसे मार देती। दोस्तों, अब तो आपको समझ आ गया होगा। आइए देखते हैं कि आगे कहानी में क्या हुआ। सरपंच जी सही कह रहे हैं। इंसान जिंदा हो या मरा हुआ हो, उसकी कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। उस चुड़ैल की भी कोई कमजोरी जरूर होगी। मुझे लगता है हमें बरगद के पेड़ को ही कटवा देना चाहिए। हाँ, सरिता सही कह रही है। या तो इस पेड़ को कटवा दो या हम सब गांव छोड़ के चले जाते हैं। मोहन, ये कैसी बात कर रहे हो? ये गांव हम सभी की जन्मभूमि है। सभी इस बात से अनजान थे कि चुड़ैल ने उनकी बात को सुन लिया है, जिसके बाद वो कहती है, इनकी इतनी हिम्मत कि ये मेरे बरगद के पेड़ को कटवाएंगे। सबसे पहले तो मैं इस मोहन को मारूंगी। रात के 2 बजे जब सब सो रहे होते हैं तो चुड़ैल सरिता का भेष धरकर मोहन का दरवाजा खटखटाते हुए कहती है, मोहन उठो। इतनी रात में सरिता की आवाज? मोहन जल्दी से दरवाजा खोलो, सभी गांव वाले गांव छोड़कर जा रहे हैं। मोहन चुड़ैल के छलावे में आकर दरवाजा खोल देता है और बाहर झांकते हुए कहता है, अरे सरिता, तुमने तो कहा था गांव वाले गांव छोड़कर जा रहे हैं, पर यहाँ तो। चुड़ैल अचानक अपने असली रूप में आ जाती है और जोर जोर से हंसते हुए कहती है, कितनी आसानी से तू मेरे जाल में फंस गया। क्या कहा था तूने? बरगद का पेड़ कटवाएगा? मतलब तू सरिता के भेष में एक चुड़ैल थी, तभी मैं सोचूं गांव वाले गांव छोड़ के क्यों जाएंगे। गांव वालों का नहीं, बल्कि तेरा वक्त आ गया है, तू भी इस दुनिया से जाने का। अरे कोई बचाओ, बचाओ, ये चुड़ैल मेरे घर में घुस आई है। अपने नाखून उसके पेट में डालकर उसे मार देती है और उसका सर धड़ से अलग कर देती है। अगली सुबह सभी ये खौफ भरा मंजर देखकर कहते हैं, उस दरिंदी चुड़ैल ने मोहन को भी मार दिया। गांव वालों, चलो मेरे साथ। बचे हुए गांव वाले सरपंच के साथ उसके घर में जाते हैं, जहां वो चुड़ैल के लिए जाल बिछाते हैं और आधी रात सभी सरपंच के घर की खिड़की से छुपकर चुड़ैल की चाल पर नजर रखते हैं। तभी चुड़ैल कहती है, जब तक मेरा मृत शरीर सुरक्षित है, तब तक कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसका मतलब इस चुड़ैल की कमजोरी इसका पार्थिव शरीर है।
हमें इसके शरीर को ढूंढकर उसे जलाना होगा। गांव वाले दबे पांव अपने हाथों में मशाल लेकर चुड़ैल का पीछा करते हैं। तभी वो एक जंगल में रुक जाती है और दूर छुपकर सभी उसके कंकाल को देखते हैं। तभी सरपंच कहता है, ये वक्त डरने का नहीं है गांव वालों, बल्कि डटकर इस चुड़ैल का मुकाबला करने का है। सभी गांव वाले एक साथ भागकर चुड़ैल की लाश को जलाने ही वाले होते हैं कि तभी वो उन सभी पर प्रहार करती है। लेकिन उसी वक्त एक सिद्ध बाबा उनके बीच में आकर कहते हैं, रुक जा धूर्त चुड़ैल, मैं कहता हूँ रुक जा। इससे पहले कि मैं तुझे भस्म कर दूं, इस दुनिया से चली जा। ये इंसानों की दुनिया है, चुड़ैलों की नहीं। तुझे नियति के नियमों को स्वीकारना होगा। मैं नर्क में नहीं रहना चाहती, मैं यहाँ इसी संसार में रहूंगी। तू सीधी तरह से मेरी बात नहीं समझने वाली। मैं अभी इसी क्षण मुर्दा लाश को खाक कर दूंगा। नहीं नहीं, मेरे शव को मत जलाओ, मैं नहीं जाना चाहती, ऐसा मत करो। मैं नहीं मरना चाहती थी, फिर भी ऊपर वाले ने मुझे इतनी कम उम्र में ही मार दिया और चुड़ैल बनाकर फिर मुझे नर्क में भेज दिया। नहीं, मैं नहीं जाना चाहती। स्वर्ग के द्वार सिर्फ महापुरुष और भले इंसानों के लिए हैं। तुझ जैसी चुड़ैल को नर्क ही नसीब होगा। गांव वाले चुड़ैल की लाश को आग लगा देते हैं और बाबा के मंत्र के साथ उसका क्रियाक्रम भी हो जाता है, जिसके बाद उसे ना चाहते हुए भी इस संसार से जाना ही पड़ता है।